हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट। ये जो है सेमेस्टर ओरिएंटेड जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा है आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका जो है लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम एक नए कंसेप्ट के बारे में, नए चैप्टर के बारे में सीखेंगे, दैट इज़ बेसिकली वेब ऑफ थिंग्स। ये वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है एंड आईओटी में भी बेसिकली इसका क्या रोल है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज ही हमारा पूरा आईओटी का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कवर हो जाएगा, जिससे आप सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज़ वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स और आईओटी जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले हमें समझने के लिए कि वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आईओटी क्या होता है। हमें ऑलरेडी कवर किया है कि आईओटी बेसिकली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग है वो जब नेटवर्क के थ्रू जो है, एक इंटरनेट के थ्रू जो है कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ और एक्सचेंज करते हैं डेटा को, स्टोर करते हैं डेटा को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आईओटी बोलते हैं। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हैं। बेसिकली हेट्रोजीनियस प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे MQTT हो गया, कोप हो गया, जिगबी, ब्लूटूथ वगैरह हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। साथ ही साथ कुछ कंपनीज जो होती है वो खुद डेटा को ओन करती है, कुछ कुछ कंपनी या फाइल्स जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डिवाइस सेंट्रिक होता है, क्योंकि जिस डिवाइस में हमारे पास सेंसर लगा हुआ है उसी में जो है आईओटी ऑपरेट करेगा बेसिकली। और वर्टिकल सिलोज, बेसिकली डेटा के बड़े बड़े रेक्टेंगुलर जो है हमारे पास क्यूब्स होते हैं, जो कि बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं। हार्डवेयर और लो लेवल कनेक्टिविटी पे बेसिकली ये एम्फोसाइज करता है। ये तो हमें पता चल गया कि आईओटी क्या होता है। अगर दोस्तों हमें पढ़ना है, बेसिकली यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें लिख दी है कि कहाँ पे कौन सा चीज़ आता है। जैसे प्रोप्राइटरी ऐप, सिलोज वगैरह एप्लीकेशन लेयर में आती हैं। टीडीपी यूडीपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आती हैं। ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हो। बट मेन चीज़ क्या है, अब हम बात करेंगे वेब ऑफ थिंग्स के बारे में। सो वेब ऑफ थिंग्स बेसिकली हमारे पास दोस्तों एक एक्सटेंशन है या फिर एक फ्रेमवर्क है जो कि स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर लगता है। ठीक है, जो आईओटी में स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क हम अप्लाई करते हैं, एक्सटेंशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली वेब ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन लेयर दैट इंटीग्रेट्स आईओटी डिवाइसेस इनटू द वर्ल्ड वाइड वेब WWW यूजिंग वेब स्टैंडर्ड, सिमेंटिक इंटरऑपरेबिलिटी, यूनिफॉर्म एक्सेस एंड वेब इंटीग्रेशन। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे हम रेस्टफुल एपीआईज का यूज़ करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ इस तरीके से देखो, हमारे पास WOT दैट इज़ वेब ऑफ थिंग्स इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे हम URI और REST API ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। कैसे होती है वो हम आगे देखने वाले हैं। और ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन लेयर है। बेसिकली आप गो थ्रू कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास वेब ऑफ थिंग्स में होती है। ठीक है, बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो कि ओपन वेब में या फिर WWW में अप्लाई होती है स्टैंडर्ड में। तो HTTP, REST API ये सारे उसके हमारे एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, बेसिकली हमारे पास आईओटी जो है वो ये बताता है कि कैसे जो है दो, मतलब बेसिकली अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होने चाहिए, वो आईओटी ये बताता है। और कैसे यूज़ होने चाहिए, कैसे वो वर्क करेंगे, वो सारी चीज़ों का जो जवाब है वो बेसिकली वेब ऑफ थिंग्स देता है। ठीक है, तो एनालॉजी क्या है, बेसिकली आईओटी प्रोवाइड्स द नर्वस सिस्टम और जो वेब ऑफ थिंग्स है वो प्रोवाइड करता है ब्रेन यूजिंग वेब इंटेलिजेंस। ठीक है, वेब ऑफ थिंग्स में जैसे हमने आईओटी में 4 पिलर्स पढ़ा था, दैट इज SCADA, M2M, RFID और एक WSN, ऐसे 4 पिलर्स हमने पढ़े थे। अगर आपने दोस्तों उसको कवर नहीं किया है तो पार्ट 1 में आप उसको कवर कर सकते हो। वैसे ही दोस्तों हम वेब ऑफ थिंग्स के भी 2 पिलर्स के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पिलर है URI सिस्टम या फिर URL सिस्टम। URI बेसिकली कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट है उसको बेसिकली हम एक URI प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक मतलब बेसिकली एक डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए और उनके साथ ऑपरेट कर पाए, डेटा को एक्सचेंज या कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, URI का इस्तेमाल करते हैं और एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली रेस्टफुल इंटरफेस या रेस्टफुल API, जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं, कैसे जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे यूजिंग सम स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं, बेसिकली हमारा URI सिस्टम एक थिंग या फिर कोई ऑब्जेक्ट को एक हम लोग यूनिक आईडी प्रोवाइड करते हैं, जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए और मैसेज को एक्सचेंज कर पाए। अब उसके लिए हम REST API का यूज़ करते हैं या फिर रेस्टफुल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ रूल्स प्रोटोकॉल्स लिखी होती हैं, जिससे हम इंटरनेट के थ्रू कुछ स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम जो है डेटा को एक्सचेंज कर पाए या फिर कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, सो बेसिकली अलाउ करता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को बातचीत करने के लिए। जैसे आप बातचीत करते हो किसी के साथ, वैसे ये जो है मशीन्स को भी हक है बात करने का। तो बेसिकली बातचीत करने का ये
रास्ता प्रदान करता है। इसमें कुछ हमारे पास कमांड्स होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, जैसे गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। साथ में यूआरआई बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए एक लिंक है ना। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हमारे पास क्या क्या है। स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला आता है गेट स्लैश थिंग्स स्लैश लाइट बल्ब 1। मेरे पास एक लाइट बल्ब 1 है, उसका मेरे को स्टेट पता करना है कि वो जल रहा है या फिर बुझा हुआ है, ठीक है। तो थिंग्स में गया मैं, ये हमारा यूआरआई है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया वो यूआरआई हो गया। और गेट स्टेट, गेट मैंने यूज़ किया जिससे स्टेट मेरे को पता चल जाए। अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे को कलर चेंज करने का, पुट बेसिकली कुछ अपडेट करना है, चेंज करना है, ठीक है। अगर एक्शंस कुछ परफॉर्म करनी है तो ट्रिगर एक्शंस के लिए हम पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मान लो लाइट बल्ब को डिलीट करेंगे, लॉजिकली हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली बुझा दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, राइट। देन हमारा दूसरा जो पिलर आता है दोस्तों, दैट इज हाइपर मीडिया प्रिंसिपल। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एक इंटरकनेक्टेड जो है सिस्टम बनाने की कोशिश करता है वेरियस जो मीडिया है उसके बीच में, जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, नोड्स और लिंक्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और बेसिकली इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये जो है नेविगेशन, क्लियर स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करने का जो है जरिया है। और बेसिकली स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे HTTP, कोप, इन सब के ऊपर ये रिलाई करता है। तो हाइपर मीडिया एज द इंजन ऑफ द एप्लीकेशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड HAT-OS। इसको हम बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को लिंक करने के लिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाने के लिए। तो ये कुछ उसके लिखे हुए हैं, जैसे थिंग्स डिस्क्राइब देयर ओन कैपेबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स, डिस्कवरेबिलिटी, फॉलोइंग लिंक्स टू डिस्कवर रिलेटेड डिवाइस एंड सर्विसेज, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। सो ये हमारा पूरा हो गया, ये कोड है, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा लिंक है जहां पे कोप इंटरकनेक्टेड, कोप के जरिए, बट इस कोप प्रोटोकॉल के जरिए हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना रहे हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि हमारा सेकंड पिलर क्या है, हाइपर मीडिया प्रिंसिपल, जिसमें हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स बनाते हैं वेरियस मीडियाज के थ्रू, नोड्स और लिंक्स को यूज कर, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास वेब ऑफ थिंग्स का आर्किटेक्चर, 3 लेयर आर्किटेक्चर के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क जो हमें है, इसमें दोस्तों हमारे पास एक चीज़ आती है जो की कंपोनेंट्स है, ये हमारा स्ट्रक्चर है या फिर आप कह सकते हो आर्किटेक्चर है, आप एग्जाम में बना के आ सकते हो। इसमें बेसिकली हमारे पास जो भी IoT के प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी आ जाती हैं। उसके बाद ये प्रोटोकॉल जो वो यूज़ करती हैं हमारे वेब ऑफ थिंग्स के बिल्डिंग कोर ब्लॉक्स, जो कि थिंग डिस्क्रिप्शन, बाइंडिंग टेम्पलेट, प्रोटोकॉल स्टैक मैपिंग वगैरह वगैरह। और फिर जो है WOT स्क्रिप्टिंग API हम यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट का API होता है, उसको यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर में जाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज थिंग डिस्क्रिप्शन? थिंग डिस्क्रिप्शन बेसिकली दोस्तों एक हमारा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक ऐसा जेसन फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट होता है। जेसन आपने नाम सुना होगा, बेसिकली हम लोग मोंगोडीबी वगैरह में जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे करते हैं, NoSQL वगैरह डेटाबेस में भी जेसन फॉर्मेट यूज होता है। तो जेसन लिंक्ड डेटा एक फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, जहाँ पे थिंग डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिवाइस है, IoT डिवाइस है या फिर IoT डिवाइस है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को जो है वो लिस्ट करके रखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। ये जो है मेटा डेटा, इंटरैक्शन, डेटा स्कीमा, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो थिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर हम रखते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास ऑटोमेटिक डिस्कवरी और इंटीग्रेशन हो पाए जब भी एक दो IoT डिवाइसेस के बीच में। तो वही चीज़ है, थिंग डिस्क्रिप्शन रिफर्स टू द हाउ टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स या फिर कैपेबिलिटीज, मैंने बता दिया। और देन आता है दोस्तों बाइंडिंग टेम्पलेट्स। बाइंडिंग टेम्पलेट्स क्या करता है दोस्तों, जो थिंग डिस्क्रिप्शन जो हम पढ़ के आए उसको बेसिकली स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो उसको यूज़ करना है, वो कौन सा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है वो उसको बताता है, मैप करता है प्रोटोकॉल के साथ। और थिंग डिस्क्रिप्शंस को मैप करता है प्रोटोकॉल के साथ, जैसे HTTP, MQTT, कोप, ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सा प्रोटोकॉल हमारा थिंग डिस्क्रिप्शन यूज़ करेगा वो उसे बताता है। देन आता है वेब ऑफ थिंग्स स्क्रिप्टिंग API। ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट का API है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली वेब ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। वेब ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो API यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की, उसको हम वेब ऑफ थिंग्स स्क्रिप्टिंग API बोलते हैं, ठीक है। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी लेयर्स हैं, बेसिकली टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी, सिंटैटिक और सिमेंटिक। सिमेंटिक में बेसिकली वोकैबुलरीज वगैरह की बात होती है, और सिंटैटिक मतलब हम कौन सा डॉक्यूमेंट में स्टोर करें, डेटा फॉर्मेट की बात हो रही है, जैसे जेसन या जेसन LD। और प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन वाया बाइंडिंग्स हमारा टेक्निकल इंटरऑपरेबिलिटी हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख दिया है, जस्ट एक आपको ग्लिम्स रहे कि हाँ भाई ये भी कुछ होता है, आप इसको एग्जाम के पहले एक गो थ्रू ले सकते हो। हाँ, ये जो है दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट आता है, दैट इज यूनिफाइड वेब ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। ये बेसिकली हमारे पास 3 पिलर का एक, या फिर आप कह सकते हो कि 3 कंपोनेंट का एक डायग्राम है या फिर आर्किटेक्चर है, जो कि बेसिकली हमारे वेब ऑफ थिंग्स को रन करता है। इसमें बेसिकली हमारा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। पहला है
प्लेटफॉर्म मिडलवेयर, फिर आता है यूनिफाइड मल्टी टायर, और एक होता है वेब ऑफ थिंग्स पोर्टल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ये तीनों को जो है एक जोड़ा, एक कण जो है उसको जोड़े रखता है। सेंट्रल आर्किटेक्चर जो है वो इन तीनों चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करता है, जिसको कंट्रोलिंग लेयर भी बोलते हैं, दैट इज आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली कोर कंट्रोलिंग लेयर होता है। इसमें कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स जो है, कौन से कॉमन स्टैंडर्ड्स वेब ऑफ थिंग्स को फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। इंटरऑपरेबिलिटी बेसिकली बढ़ाता है कि डिवाइस प्लेटफॉर्म सर्विसेज के बीच में। देन अलग अलग जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे रेस्ट एपीआई, जेसन एलडी, थिंग डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हम पढ़ के आए, वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है और एक सिंगल यूनिफाइड सिस्टम बनाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा हो गया आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि सेंट्रल कोर है। अब इन तीन को मिला के बेसिकली आर्किटेक्चर स्टैंडर्डाइजेशन बनता है। तो वो तीन क्या है वो एक करके पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा प्लेटफॉर्म मिडलवेयर। प्लेटफॉर्म मिडलवेयर बेसिकली क्या करता है दोस्तों, एक बेसिकली टेक्निकल बैकबोन है हमारा वेब ऑफ थिंग्स का, जिसमें जितना भी डिवाइस की कनेक्टिविटी, प्रोटोकॉल, ट्रांसलेशन, डेटा कम्युनिकेशन, इन सब के बारे में बातचीत होती है। कौन सा प्रोटोकॉल वो सपोर्ट करेगा हमारा वेब ऑफ थिंग्स, जैसे HTTP प्रोटोकॉल, MQTT प्रोटोकॉल, को प्रोटोकॉल, वेब सॉकेट्स एटसेट्रा, कुछ भी प्रोटोकॉल जो भी हम यूज करेंगे वो सारे प्लेटफॉर्म मिडलवेयर में हम यूज करने वाले हैं। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, डेटा राउटिंग, एपीआई गेटवेज, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों हमारे पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिडलवेयर में यूज़ होगी। और ये बेसिकली आईओटी डिवाइस, बेसिकली मिडलवेयर क्या होता है, या फिर प्लेटफॉर्म मिडलवेयर या फिर मिडलवेयर वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। आईओटी डिवाइस और वेब ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स हमने सीख लिया क्या होता है, आईओटी डिवाइस क्या होता है वो भी हमने सीख लिया। इन दोनों के बीच का जो रास्ता है या फिर ब्रिज है, उसको हम बेसिकली प्लेटफॉर्म मिडलवेयर बोलते हैं। इन दोनों को जोड़े रखने वाला जो रस्सी है उसको हम प्लेटफॉर्म मिडलवेयर बोलते हैं। प्लेटफॉर्म मिडलवेयर स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बढ़ाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास सारे प्रोटोकॉल की कनेक्टिविटी देखी जा रही है, सिक्योरिटी देखी जा रही है, एपीआई गेटवे देखा जा रहा है, डेटा राउटिंग देखा जा रहा है। सो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे समझा रखा है, यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो लास्ट मोमेंट में, तो जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो पर्पस वही है कि भाई स्मूथ कम्युनिकेशन, सर्विस डिलीवरी हो पाए, है ना, डेटा स्टोर कर पाए, प्रोसेस कर पाए, वो सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप हो गया, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको सही वाले मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। यूनिफाइड मल्टी टायर लेयर, यहाँ पे हम सीखेंगे कि भाई ये जो है हमारे पास सेकंड चीज़ है, जिसमें हमारे पास क्लासिक 3 टायर आर्किटेक्चर जो है वेब ऑफ थिंग्स जो अप्लाई करता है। इसमें हमारे पास डेटा स्टोर कैसे होता है, लॉजिक टायर बेसिकली डेटा को प्रोसेस कैसे होता है, मिडिलवेयर कैसे काम करता है, डैशबोर्ड्स कैसे डिस्प्ले होती हैं हमारे पास, है ना, रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स, इन सबको बेसिकली डील करता है ना। और ये सिस्टम मेंटेनेंस और एक्सपेंशन को भी डील करता है। बेसिकली ये वेब ऑफ थिंग्स सिस्टम को मॉड्यूलर और स्केलेबल बनाता है, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास वेब ऑफ थर्ड वाला जो हमारा कंपोनेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हो वेब ऑफ थिंग्स पोर्टल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। हमने दो तो पढ़ लिए। पहला है हमारा प्लेटफॉर्म मिडलवेयर, मैंने आपको बता दिया, पूरा डिवाइस कनेक्टिविटी बैकबोन है पूरा। और यूनिफाइड मल्टी टायर क्या होता है, बेसिकली हमारा डेटा टायर, लॉजिक टायर और प्रेजेंटेशन टायर होता है, जिसमें डेटा को हम सेंस करके स्टोर करते हैं, रन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स बेसिकली परफॉर्म करते हैं। थर्ड आता है वेब ऑफ थिंग्स पोर्टल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ये बेसिकली हमारे पास यूजर फेसिंग है, यूजर के लिए बेसिकली बना हुआ है, और ये डिसीजन मेकिंग हमारे पास लेयर है। ये क्या करता है, बेसिकली डेटा एनालिसिस और माइनिंग को अनेबल करता है, रॉ डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए यूजिंग द आईओटी डेटा। अब प्लेटफॉर्म मिडिलवेयर, मैंने आपको सिखाया प्लेटफॉर्म मिडिलवेयर क्या है, जो कि ब्रिज की तरह काम करता है हमारा किसके बीच, आईओटी के बीच और हमारा वेब ऑफ थिंग्स के बीच। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन, इंटीग्रेशन, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा देता है। अब हमारे पास हमें पता है कि आईओटी के 4 पिलर्स हैं, दैट इज M2M, RFID, SCADA एंड WSN। इन 4 जो पिलर्स हैं, इसमें प्लेटफॉर्म मिडिलवेयर का क्या रोल है, कैसे हम M2M स्टैंडर्ड्स बेसिकली, या कोई भी 4 जो पिलर्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है प्लेटफॉर्म मिडिलवेयर फॉर मशीन टू मशीन, है ना। तो इसमें दोस्तों ग्लोबल जो मशीन टू मशीन स्टैंडर्ड है वो बहुत फ्रैगमेंटेड है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास यूज होता है, ठीक है, ब्रेकेज होता है, सेगमेंटेड मार्केट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो इसीलिए ETSI, दैट इज यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने क्या किया बेसिकली, स्टैंडर्डाइज किया हमारे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन मोड को, जिसमें नेटवर्क राउटिंग मैनेजमेंट किया इन्होंने, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल प्रपोज किया, यूनिफॉर्म डेटा स्टोरेज मॉडल बेसिकली इन्होंने प्रपोज किया, ठीक है। तो ये की मैंने यहाँ पे लिख दिया की कंपोनेंट्स, ये कुछ की एलिमेंट्स है M2M मिडिलवेयर के, बेसिकली M2M डिवाइस, एरिया नेटवर्क, गेटवे, कम्युनिकेशन नेटवर्क और एप्लीकेशन सर्वर में क्या क्या उन्होंने किया, बेसिकली सेंसर का यूज़ किया, लोकल नेटवर्क किया यूज़ जिसमें मशीन को कनेक्ट कर पाए, लोकल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट किया उसको, लोकल प्रोटोकॉल्स को, डेटा
ट्रांसफ़र को ग्लोबल कर दिया, एप्लीकेशंस को होस्ट करने और सर्विस करने में ग्लोबल करा और अच्छी तरीके से एफिशिएंट बनाया। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म मिडलवेयर फॉर WSN, है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो वेब बेस्ड सेंसर नेटवर्क्स है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या किया, OGC ने हमारे पास वेब बेस्ड सेंसर नेटवर्क को डिस्कवरेबल बनाया, एक्सेसिबल बनाया और कंट्रोल बेसिकली दिया वेब एप्लीकेशंस के थ्रू, ठीक है। ओवरलैपिंग जो दोस्तों हो रहा है, ये बेसिकली जो ट्रांजिशन हुआ है उस वजह से हो रहा है। जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको अच्छी तरीके से नोट्स दिख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास डिस्कवरी के ऊपर काम करता है ना। कैसे जो है OGC, बेसिकली OGC एक जो हमारा प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे आप देख सकते हो OGC सेंसर वेब प्लेटफॉर्म SWE, इन्होंने WSN जो था उसको बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया। कैसे स्टैंडर्डाइज किया, बेसिकली वेब बेस्ड सेंसर नेटवर्क को के डेटा को इन्होंने एक्सेसिबल बनाया, कंट्रोल बनाया और डिस्कवरेबल बनाया, ठीक है। ये कुछ उसके वेब सर्विसेज है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गो थ्रू कर सकते हो। फिर आता है प्लेटफॉर्म मिडलवेयर फॉर SCADA। SCADA बेसिकली कैसे हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्डाइज हुआ, इसको स्टैंडर्डाइज करने का जो बेसिकली इशूइंग वो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ISA 95 थी। इन्होंने बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाया, कंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन मॉडल्स प्रोवाइड किया और स्टैंडर्ड ऑपरेशंस मॉडल भी परफॉर्म किया। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें डेटा एक्सचेंज जो है हमारे पास हो रहा है, सिक्योर डेटा स्टोरेज हम कर पा रहे हैं, स्मार्ट डेवलपमेंट हम कर पा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में। देन RFID को बेसिकली स्टैंडर्डाइज करने के लिए दोस्तों EPC ग्लोबल ब्रिज और क्यूबिक जापान, इन्होंने बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया था हमारे प्लेटफॉर्म मिडलवेयर फॉर RFID को। इन्होंने बेसिकली क्या किया, क्यूबिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया, जिसमें बेसिकली हमारे पास मोबाइल RFID जो टर्मिनल्स हैं उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया, टैग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। फिर बेसिकली ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास गया जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन टैग इन्फॉर्मेशन है उसको हमने स्टोर किया और फिर लास्ट में हमारे पास ऑब्जर्वर्स जो है वो RFID टैग्स को एस्टिमेट ऑब्जेक्ट को लोकेशन को या फिर ट्रैक करके दिखा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल RFID टर्मिनल्स हैं, उन्होंने टैग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके बेसिकली शेयर किया कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया, उस डेटा को स्टोर किया, RFID डेटा को स्टोर किया और शेयर किया। और साथ ही साथ ऑब्जर्वर ने क्या किया, ट्रैक किया उस RFID ऑब्जेक्ट को। RFID अगर आपको नहीं पता, बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर होता है ना, तो वो आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो, जिसमें बेसिकली ट्रैक हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को। कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए हम एक टैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये गो थ्रू होता है। देन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेसिकली मिडलवेयर क्या होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है डिवाइस और एप्लीकेशंस के बीच, यूनिफॉर्म API प्रोवाइड करता है, IoT और वेब ऑफ थिंग्स के बीच का ब्रिज होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि MQTT मतलब एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिवाइस की लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली एक माइंड मैप है, आप समझने के लिए समझ सकते हो। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट, दैट इज यूनिफाइड मल्टी टायर वेब ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। ये बेसिकली दोस्तों 3 लेयर का एक आर्किटेक्चर है, यूनिफाइड मल्टी टायर। हमने ऑलरेडी 3 टायर का आर्किटेक्चर देख लिया है। 3 टायर आर्किटेक्चर में दोस्तों अगर हम IoT कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे और साथ ही साथ सर्विस ओरिएंटेड लेयर्स को भी थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे तो हमारा यूनिफाइड मल्टी टायर वेब ऑफ थिंग्स का आर्किटेक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, अगर मान लो हमारे 3 टायर आर्किटेक्चर में IoT के कनेक्टिविटी को और सर्विस ओरिएंटेड लेयर्स को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास यूनिफाइड मल्टी टायर वेब ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर बन जाएगा। तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला लेयर आता है डेटा लेयर। ये 3 टाइप का लेयर है, बेसिकली 3 लेयर होता है हमारे पास यहाँ पे। तो पहला लेयर जो होता है वो डेटा लेयर होता है, जिसमें डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं सेंसर्स के थ्रू, एक्चुएटर्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें हो गई। ये मैं आपको बहुत ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम नीचे करके पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। फिर सेकेंड लेयर जो होता है दैट इज लॉजिकल लेयर, जिसमें मिडिलवेयर सर्विसेज को डिफाइन करते हैं, मिडिलवेयर के जो सर्विसेज है उसको डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें एंड यूजर कैसे जो है हमारे पास इंटरैक्ट करेगा हमारे सिस्टम के साथ, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, डैशबोर्ड्स, रियल टाइम एनालिटिक्स, इंटरफेस, डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा यूनिफाइड मल्टी टायर आर्किटेक्चर है। एक एक करके हम हर एक लेयर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है डेटा लेयर। डेटा लेयर बेसिकली डेटा को जनरेट, वो सारी जो है हैंडल करता है डेटा के जनरेशन को, कलेक्शन को, स्टोरेज को, है ना। साथ ही साथ न्यूमरस जो अलग अलग IoT सेंसर्स और डिवाइसेस में से जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करता है, गैदर करता है और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सिक्योरली उस डेटा को स्टोर करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए, रिट्रीवल को अच्छी तरीके से करने के लिए, हिस्टोरिकल डेटा, रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स क्लाउड में स्टोर करता है, क्लाउड डेटाबेसेस को स्टोर करता है, सपोर्ट करता है। जो डेटा लेयर है फर्स्ट लेयर, वो हमारे पास डेटा कंसिस्टेंसी, अवेबिलिटी और स्केलेबिलिटी को भी इंश्योर करता है।
देन आता है हमारा लॉजिक लेयर। लॉजिक लेयर में दोस्तों बेसिकली हमारे पास ब्रेन होता है हमारा वेब ऑफ थिंग्स सिस्टम का, जिसमें हम लोग मिडिलवेयर सर्विसेज को, एप्लीकेशन लॉजिक को डिफाइन करते हैं हमारे आईओटी और वेब ऑफ थिंग्स के जो सिस्टम्स के अंदर है। रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे जो है अलग अलग जो डिवाइसेस है, सर्वर्स हैं, वो जो है कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे के साथ। साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, रूल एग्जीक्यूशन और अलग अलग जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एपीआई हैंडलिंग, ये सारी चीज़ों को भी इसी लेयर में हम परफॉर्म करते हैं। ये जो है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब बेसिकली आईओटी का पूरा जो मैकेनिज्म है, आर्किटेक्चर को समझने का जो क्षमता है वो बढ़ाता है, और अलग अलग डिवाइस कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो बेसिकली हम समझ सकें, तो ये लॉजिक लेयर वही हमारा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है समझने के लिए आपको शॉर्ट में। देन थर्ड आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ये बेसिकली यूजर इंटरफेस और बेसिकली विजुअल एक्सेस प्रोवाइड करता है। ह्यूमन कैसे वेब ऑफ थिंग्स सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है वो प्रोवाइड करता है। कैसे जो है बेसिकली हमारे पास अलाउ करता है यूज़र को व्यू करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आईओटी डिवाइसेस को। और बेसिकली वेब डैशबोर्ड्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, मॉनिटरिंग पोर्टल्स, ये सब प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट्स, अलर्ट, नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। अलग अलग जो है प्रोटोकॉल्स भी यूज़ करता है। इसका जो बेसिकली हमारे पास आईओटी का डेटा क्या हो रहा है, सेंसर्स के थ्रू डेटा लेयर में जा रहा है, फिर लॉजिक लेयर में जा रहा है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर में जा रहा है, और लास्टली फिर यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं। वेब पोर्टल्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं 3 में, तो ये वापस से आ गया है, तो गो थ्रू कर सकते हो आप। मॉनिटरिंग करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। बिजनेस इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन बेसिकली हमारे पास 4 टाइप की होती हैं यहाँ पे। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। वेब ऑफ थिंग्स में बिजनेस इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा, मतलब क्या उसमें हम बिजनेस इंटेलिजेंस लगा सकते हैं। अगर मान लो हमें फेलियर, कोई भी हमारा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मशीन है, उसकी फेलियर को प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए भी हम वेब ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मशीन का जो बिहेवियर है या फिर कोई भी यूज़र का बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हम लोग इन्वेंट्री कब खत्म होने वाला है, कितनी उसमें सामान है, कितना बचा हुआ है, कितना स्टॉक अभी चाहिए होगा, वो सब एनालिसिस करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन दोस्तों इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, फ्यूचर फैक्ट्री कंसेप्ट। फ्यूचर फैक्ट्री कंसेप्ट्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में आईओटी, एआई, डेटा एनालिटिक्स, इन सब का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो फैक्ट्री है वो ज़्यादा स्मार्ट, फ्लेक्सिबल फैक्ट्री बन जाएगा। ये जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिलीवरी को रेवोल्यूशनाइज करता है। और बेसिकली ये क्या है कि कैसे हम अपने इंडस्ट्री में आईओटी ऑटोमेशन को लगा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर फैक्ट्री। अब कैसे लगा सकते हैं, बेसिकली हम अपने फैक्ट्रीज़ में, डिवाइसेस में सेंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मशीन्स को मॉनिटर करने के लिए। आईओटी कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे इंटरकनेक्टेड मशीन्स हम बना पाएँ। एआई एल्गोरिदम्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं जिससे रियल टाइम में हम बेस्ट डिसीजंस ले पाएँ। रोल ऑफ आईओटी क्या है, ये एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, जो कि कंटिन्यूअसली डेटा को कलेक्ट करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, और ऑटोमेटिक कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन को सपोर्ट करता है। की बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर मान लो अर्ली हमें फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, आईओटी को ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ईजी हो जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट डिफेक्टिव है वो हमें ईजिली पता लग सकता है, अर्ली पहले पता लग सकता है। लेस पावर यूसेज होता है और प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है। अब इसके अंदर दोस्तों हमारे पास बेसिकली ब्राउनफील्ड एआई आईओटी आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग, जो अभी हमारे पास करंट जो आईओटी या इंडस्ट्री सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्री में जो मशीन्स या सिस्टम्स लगी हुई हैं अभी करंटली, उसमें हम उसको रिप्लेस ना करके उसमें कुछ नया आईओटी का जो है बेसिकली स्ट्रक्चर्स को लगा सकते हैं, या फिर आईओटी के कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स को लगा सकते हैं, जिससे जो है वो हमारे पास रीडेवलप करे, जिससे हम उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर दें, डिजिटली अपग्रेड कर दें, और बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। ओल्ड फैक्ट्रीज को हम स्मार्ट बना पाएँ, है ना। और हाई कॉस्टिंग बेसिकली अगर हम रीबिल्ड करना चाहते हैं, कुछ नया फिर से बनाएंगे, तो उसका जो पैसा है वो बच जाए हमारे पास, है ना। तो अवॉइड द हाई कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग, और फिर एग्जिस्टिंग मशीन्स का जो लाइफ है, मतलब वो और ज़्यादा अच्छे से चले, बहुत दिन तक चले, वो हमारे पास यहाँ पे ब्राउनफील्ड आईओटी का इस्तेमाल होता है। तो ब्राउनफील्ड आईओटी क्या होता है, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन्स में हम आईओटी को कनेक्ट कर दें, जिससे वो स्मार्ट बन पाए और इजीली काम कर पाए, प्रोडक्टिविटी हमारे पास बढ़ पाए, लो कॉस्ट में हमारा काम हो जाए, और एग्जिस्टिंग मशीन जो है वो और लंबे समय तक चले।
कैसे आईओटी को हम ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ है। एक्सटर्नल सेंसर्स हम लगा देंगे मशीन्स के अंदर, गेटवेज वगैरह का यूज़ करेंगे जिससे नॉन जो कनेक्टेड डिवाइसेस है, मशीन्स है, वो हम कनेक्ट कर पाएँ और फिर अपने डेटा को जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर पाएँ, जिससे जो डेटा ये मशीन्स ला रही हैं वो हम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में स्टोर कर पाएँ और डैशबोर्ड्स वगैरह में उसको एनालिसिस कर पाएँ। फिर आता है हाइड्रा मिडलवेयर। ये बेसिकली एक आईओटी मिडलवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि हेट्रोजीनियस फिजिकल डिवाइसेस को वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट करता है। तो आईओटी का मिडलवेयर जो कि बेसिकली एनेबल करता है फिजिकल डिवाइसेस को इंटीग्रेट करने के लिए वेब एप्लीकेशंस के साथ। इसके लिए हम ब्लूटूथ, जिगबी, आरएफआईडी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वेब सर्विस इंटरफेस ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिवाइस टू डिवाइस एंड सर्विस डिस्कवरी हम कर सकते हैं। सिमेंटिक मॉडल ड्रिवन हमारे पास आर्किटेक्चर रहता है। सिक्योरिटी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी ट्रस्ट वर्दी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे पास प्रोवाइड करता है हाइड्रा मिडलवेयर। तो ये सीधी सी बात ये है कि हमारे पास हाइड्रा मिडलवेयर क्या करता है, एक ऐसा मिडलवेयर है जो कि हमारे आईओटी डिवाइसेस को या फिजिकल जो डिवाइसेस हैं उसको वेब एप्लीकेशन के साथ जोड़ता है, एनेबल करता है, इंटीग्रेट करता है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। देन आता है दोस्तों हमारे पास IoT-A, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ये एक यूरोपियन लाइट हाउस प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली फोकस करता है रेफरेंस आर्किटेक्चर बनाने के लिए, हमारे पास रेफरेंस आर्किटेक्चरल मॉडल बनाने के लिए IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है डिजाइन इंटरऑपरेबल स्केलेबल IoT बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए। और इसका मिशन क्या है वही मैंने आपको बताया, रूल्स एंड रेगुलेशंस और इंटरफेसेस प्रोटोकॉल्स बनाएगा IoT के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ IoT विद इनटू द सर्विस लेयर, सर्विस लेयर में हमारे पास IoT को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्केलेबल मैकेनिज्म बनाने में हमारे पास यहाँ पे हेल्प करता है। एक डिज़ाइन करने में IoT प्लेटफॉर्म को बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिकली कोई भी एक IoT प्लेटफॉर्म को बनाने का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो डिज़ाइन करने में भी हमारा IoT आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो है वो काम में आता है। तो ओवरऑल जो हमने अभी पढ़ा, फ्यूचर फैक्ट्री क्या होता है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, AI ड्रिवन डिसीजंस हम ले पाएँ। ब्राउनफील्ड IoT वही चीज़ है कि मैं बोल नहीं पा रहा, बेसिकली स्मार्ट बनाना है ना, तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को और ज़्यादा स्मार्ट बनाना। हाइड्रा डिवाइस इंटीग्रेशन मिडलवेयर होता है हमारे पास यहाँ पे, डिवाइस को हमारे पास अलग अलग जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, डिवाइस है, उसको अपने वेब इंटरफेस के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना हाइड्रा मिडलवेयर। IoT-A दैट इज स्टैंडर्ड IoT आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है जिससे एक स्टैंडर्डाइज IoT डिज़ाइन और इकोसिस्टम हम बना पाएँ। अब यहाँ पे स्टडी ऑफ सम इकोसिस्टम एंड IoT प्लेटफॉर्म्स एंड मिडलवेयर, ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है या फिर मिडलवेयर है जो कि बेसिकली IoT में यूज़ होते हैं या फिर IoT डिवाइस यूज़ कर सकते हैं वेब ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्ट होने के लिए। जैसे AWS को IoT कोर, ये कमर्शियल कैटेगरी का है जहाँ पे हम लोग मैसिवली स्केलेबल क्लाउड IoT सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और ये अलग अलग जो है सपोर्ट करता है, REST API, MQTT API, ये सब यूज़ कर सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पहले के 2-3 याद रख सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल में अपना जो आंसर है वो और अच्छे से लिखना है तो आप ये याद करके जा सकते हो। मैंने ये पूरा लिस्ट जो है सारे जो नाम है, गूगल क्लाउड IoT कोर, Eclipse डिट्टो, फिर 5वेयर, Node-RED, थिंग्सबोर्ड, स्मार्ट M3, ये सारे मैंने डाल दिए हैं। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो इस टेबल को कि कौन से जो प्लेटफॉर्म्स है वो या फिर मिडलवेयर है वो बेसिकली IoT को वेब ऑफ थिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर इंटरैक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारे ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो वहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि हमारे पास मिडलवेयर कंपैरिजन क्राइटेरिया, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल कौन सा सपोर्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा जो भी मिडलवेयर है वो अच्छा है कि बुरा है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कितना जो है मिडलवेयर की स्केलिंग कैपेबिलिटीज़ है, आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, लोकल प्रोसेसिंग कितना अच्छा कर पा रहा है, APIs कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके बेसिकली हम अपने मिडलवेयर को कंपेयर कर सकते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन एंड चैलेंजेस, वही चीज़ है कि भाई हमारे पास इमर्जेंट ट्रेंड, हम अपने IoT में डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर, अभी हम यूनिक आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं, पहले जो है डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर का हम बाद में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एक सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन टैम्पर प्रूफ मैकेनिज्म हमारे पास बन पाए। फिर ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिससे सिक्योरली हम ऑडिट को ट्रेल कर पाए, जो भी डेटा रिकॉर्ड है उसको हम स्टोर कर पाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कर पाए, है ना। 5G इंटीग्रेशन कर पाए अल्ट्रा रिलायबल होने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और चैलेंजेस क्या आ सकती है, वही पहली बात तो सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज़ है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा जो है हमारा IoT डिवाइस कलेक्ट करता है तो उसके लिए वल्नरेबिलिटीज़ भी आ सकती है। प्राइवेसी की, डेटा ओनरशिप एंड यूसेज कंट्रोल, एनर्जी एफिशिएंसी, ज़्यादा एनर्जी अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें भी हमारे पास नुकसान ही है, तो हमें कम एनर्जी में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लानी है, तो उन सबको हमें चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और इसको रिजॉल्व करना हमारा चैलेंज है। स्टैंडर्डाइजिंग गैप्स,
IoT या वेब ऑफ थिंग्स को स्टैंडर्डाइज करने के क्या क्या गैप्स आ सकते हैं, वही चीज़ है स्टैंडर्डाइजिंग स्ट्रीमिंग APIs को स्टैंडर्डाइज करना, लोकेशन बेस्ड ऑब्जेक्ट को डिस्कवर करना, और कुछ डेफिनेशंस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, बेसिकली डेफिनेशंस फॉर थिंग्स को मैनेज करना, फर्मवेयर मैनेजमेंट जिसमें हम ओवर द एयर अपडेट्स वाया वेब ऑफ थिंग्स उसको कैसे मैनेज करें, फर्मवेयर मैनेजमेंट वो भी देखना है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। मैं एक बार ऊपर जाके पूरा आपको बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो आता है कि वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है, फिर 2 पिलर्स क्या है वेब ऑफ थिंग्स के, वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आर्किटेक्चर, जो 3 लेयर आर्किटेक्चर है वो हमने बता दिया है ना, ये वाला, ये ज़्यादा यूनिफाइड वेब ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पॉइंट, कहाँ गया, ये वाला यूनिफाइड मल्टी टायर वेब ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। ये 2 जो आर्किटेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप एक ओवरव्यू लेके जा सकते हो, बना बना के अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो। एक ओवरव्यू रहना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है। सो या दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो एंड होता है। वेब ऑफ थिंग्स चैप्टर जो था वो हमारा यहाँ पे एंड होता है, और इसी के साथ हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर ओरिएंटेड सीरीज के अंदर वो भी समाप्त होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, लास्ट मोमेंट रिवीजन हो रहा होगा, और आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो दोस्तों। प्लीज़ हिट द लाइक बटन राइट अवे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। नोट्स जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे वहाँ पे भी मैं नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। सो इसी के साथ हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हम मिलेंगे ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।